प्रिय प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक तो आ रहा है इसमें महाद्वीप और दूसरा आ रहा है विस्थापन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने ये बताया कि जो महाद्वीप आज अपन को जिस स्थिति में नज़र आते हैं, 7 महाद्वीप, वो हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं। उनमें क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। विस्थापन का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं या विस्थापित हुए हैं। इसे कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। अब मैं आपको आज जो स्थिति है महाद्वीपों की वो समझाती हूँ। आज ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इधर यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप नज़र आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन्हें ज़रा गौर से देखिए। अगर अपन इसको देखते हैं कि ये जो दक्षिणी अमेरिका वाला भाग है और ये अफ्रीका वाला भाग है, अगर इन दोनों को अगर पास पास लेकर आए तो ऐसा लगता है कि जो ये वाला भाग है ये इसके भाग से निकला हुआ है। मतलब ये इसको अगर इसके पास लाएं तो ये बिल्कुल इसमें सेट हो जाता है। तो वैगनर महोदय ने बताया कि ये वाला जो भाग है ये कभी ना कभी यहाँ से जुड़ा हुआ था। इसी तरह से ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग अगर इसको यहाँ पर लेकर आएँ तो इस वाले भाग में सेट हो जाता है। इसी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया या इंडिया को इधर लेकर आएँ और ऑस्ट्रेलिया को इधर लेकर आएँ तो ये सब एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब वैगनर महोदय ने क्या बताया? वैगनर महोदय सबसे पहले तो जान लो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, है ना, और 1912 में इन्होंने सिद्धांत दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। ये एक जलवायु विज्ञानवेत्ता थे, एल्फ्रेड वैगनर, मतलब क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। जोग्राफर के साथ साथ क्या था, ये जलवायु विज्ञानवेत्ता थे, मतलब जलवायु का अध्ययन करते थे। अब इन्होंने कैसे पता लगाया भाई इनकी ये सारे महाद्वीप किसी काल में जुड़े हुए थे? ये सारे महाद्वीप जो हैं ये सब आसपास थे और सब एक दूसरे के अंदर ये जुड़े हुए थे। अब इन्होंने कैसे पता लगाया कि जब इन्होंने जलवायु का अध्ययन किया कि यहाँ पर जो जलवायु की दशाएं पाई जा रही हैं और जो यहाँ पर पाई जा रही हैं, ये आज की स्थिति में तो इतने दूर दूर महाद्वीप स्थित हैं, लेकिन इनके अंदर जलवायु की दशाएं जिनसे वनस्पति का निर्माण होता है, या अपन कहें कि कई जीवाश्म यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें समानता पाई जाती है। मतलब अगर अपन कहें कि दक्षिणी अमेरिका और यूरोप दोनों की आज की स्थिति में जलवायु की विशेषता अलग है, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रदेश है, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। तो आज की स्थिति में भी जहाँ पे जलवायु की विभिन्नता पाई जाती है, या अपन कहें कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है आज की तारीख में, या जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, वहाँ पर जीवों के जो जीवाश्म मिले हैं, या अपन कहें कि जो भूवैज्ञानिक संरचना है, उन सब में एक समानता पाई जाती है, या वनस्पति में, पशु जगत में एक समानता पाई जाती है। तो समानता क्यों पाई जाती है भाई, आज तो ये इतने दूर दूर स्थित है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कभी ना कभी ये जो सारे महाद्वीप थे ये सब एक में जुड़े हुए थे, और बाद में जाके इनका क्या हुआ, विस्थापन हुआ। मतलब ये अपनी जगह से दूसरी जगह गए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या इन्होंने बताया। ये वापस आप देख लीजिए, इधर से देखिए, ये वाला जो भाग है इसको अगर अपन यहाँ लेकर आएँ तो ये इसके अंदर सेट हो जाता है। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका वाला भाग इधर लेकर आएँ तो यहाँ सेट हो जाता है। वापस आपको बता दूँ, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वाला भाग यूरोप, ठीक है, ये वाला भाग एशिया जिसमें भारत और ये सब सम्मिलित हैं, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं। अब इन्होंने जो बताया कि जो सारे महाद्वीप थे ये प्राचीन काल में जुड़े हुए थे और इनकी जलवायु में क्या हुआ है, परिवर्तन आया है। तो इन्होंने ये लगाया कि भाई या तो ये प्राचीन काल में जुड़े हुए थे या फिर इनकी जलवायु में आज परिवर्तन आ गया। अब जो इनके सिद्धांत का आधार था, जो आधार इन्होंने लिया वो, क्योंकि जलवायु शास्त्री तो थे ही, मैंने आपको पहले बताया, तो जलवायु शास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया, भूशास्त्र का अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई जो वहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं वो उनमें समानता पाई जाती है। इसी तरह से इन्होंने वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया कि जो वनस्पति दक्षिण अमेरिका में पाई जा रही है वो वनस्पति ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जा रही है, वो यूरोप में भी पाई जा रही है। तो ये सारे महाद्वीप सब जुड़े हुए थे। अब आप समझिए क्या कहता है ये सिद्धांत कि कार्बोनिफेरस युग में
है ना। अब मैं एक दूसरा आपको चित्र दिखाऊं, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये सब जुड़े हुए थे। ये देखो, ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये कौन सा भाग है, दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका वाला भाग जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया था, है ना। और इधर ये एशिया वाला भाग और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब के सब जुड़े हुए थे। और जो आपको ये चित्र नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये जो है, इधर देखिए, ये इन्होंने बताया कि जो वनस्पति है, यहाँ की जो वनस्पति है, ये जो वनस्पति अफ्रीका में पाई जा रही है, यही वनस्पति दक्षिणी अमेरिका में पाई जा रही है, यही वनस्पति यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही है, यही वनस्पति एशिया में पाई जा रही है। जबकि आज इनकी जलवायु दशाएं भिन्न हैं, लेकिन फिर भी समान वनस्पति पाई जा रही है। इसी तरह से जो जीव जंतु हैं, कि जो यहाँ जीव जंतु पाए जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका में, वो अफ्रीका में भी हैं, वो एशिया महाद्वीप में भी हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई ये सारे महाद्वीप क्या थे, जुड़े हुए थे। अब आप मोटे रूप से देख लो कि आपको नजर आ जाएगा कि ये सब महाद्वीप क्या थे, जुड़े हुए थे। इधर देख लीजिए दूसरा चित्र, ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका जो मैंने अभी आपको पहले बताया, और ये अफ्रीका। तो ये सारे महाद्वीप एक में जुड़े हुए थे। ये अफ्रीका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। अब इन्होंने क्या बताया कि कब जुड़े हुए थे। अब एक दूसरा आप ध्यान से देखो, जो मैंने इधर डायग्राम आपके लिए लगाया है, कि ये सब जो जुड़े हुए थे 35 करोड़ वर्ष पूर्व क्या स्थिति से थी। ये जो काल था, ये जियोलॉजिकल पीरियड है, इसकी एकदम एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी कि कौन कौन से पीरियड हुए हैं। तो 35 करोड़ वर्ष पूर्व मतलब मेसोजोइक काल में ये सारे जो महाद्वीप थे जुड़े हुए थे, जैसा आपको ये नज़र आ रहा है। तो वैगनर ने बताया जो ये सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, इनका नाम इन्होंने दिया पेंजिया। ये लिखा हुआ यहाँ पे, क्या नाम दिया, पेंजिया। ये सब जुड़े हुए थे महाद्वीप, जिसका इन्होंने नाम दिया पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो महासागर था उसका नाम था पेंथालासा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है पेंथालासा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, जो आज सारे 7 महाद्वीप हैं, वो सब जुड़े हुए थे। और वो पूरा जो भूखंड कहलाता था या स्थल रूप कहलाता था, वो कहलाता था पेंजिया। और पेंजिया के जो चारों तरफ महासागर था उसका नाम था पेंथालासा। कब स्थिति थी ये, 35 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद देखिए क्या होता है, 22 करोड़ वर्ष पूर्व क्या होता है, जो ये पेंजिया था, ये पहले जो पेंजिया ये पूरा जुड़ा हुआ था, इधर देखिए, इसका 2 भागों में विभाजन होता है। एक ये उत्तरी वाला भाग, इस उत्तरी वाले भाग को कहा लॉरेशिया। क्या कहा, लॉरेशिया, लॉरेशिया। और जो दक्षिण वाला भाग कहलाया, वो कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो उत्तरी वाला भाग पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हुआ 22 करोड़ वर्ष पूर्व। उत्तरी भाग कहलाया लॉरेशिया, दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। फिर उसके बाद देखिए वापस 18 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब जुरैसिक युग में, 18 जुरैसिक युग वो है जब इस धरातल के ऊपर आपको पता है पिक्चर आई थी जुरैसिक पार्क जिसमें डायनासोर होते थे। तो इस युग में डायनासोर वाला जो युग था जुरैसिक युग, मतलब 18 करोड़ वर्ष पूर्व क्या होता है, ये जो लॉरेशिया वाला जो भाग है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा। फिर मैं बता दूं, लॉरेशिया का जो पूर्वी भाग है इसको कहा अंगारा लैंड। लॉरेशिया का जो पूर्वी भाग है, ये 2 भाग आपको नजर आ रहे हैं। लॉरेशिया का ये पूरा की पूरा तो लॉरेशिया, इस लॉरेशिया का जो पूर्वी भाग है ये कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। अब देखिए क्या होता है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरैसिक युग में क्या होता है, इस गोंडवाना लैंड का क्या हुआ, विभंजन हुआ। ये दक्षिण वाला भाग जो गोंडवाना लैंड है इसका भी विभंजन हुआ। और इसमें क्या क्या सम्मिलित है, जो भारत है और ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये इससे अलग होकर प्रवाहित होने लगे। भारत उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा या खिसकने लगा, यूँ कह सकते हैं। और जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुए, या अपन क्यों कह सकते हैं पश्चिम की ओर खिसक गए। उसके बाद ये स्थिति आती है क्रिटेशियस युग में, आपको नज़र आ रहा है 13 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व। यहाँ अब आपको ये महाद्वीप क्लियर नज़र आ रहे होंगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इस पूरे पेंजिया से पश्चिम की तरफ खिसके, भारत उत्तर की तरफ खिसका, ठीक है।
फिर आज जो अपन वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, ये वर्तमान स्थिति है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका, सॉरी अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका। एक बार फिर देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए ये जो सागर है आज की तारीख में, ये है अंध महासागर, इसको कहते हैं अंध महासागर। ये आपको सबको पता है, प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, और भारत के इधर नीचे हिंद महासागर। अब एक चीज़ और मैं आपको इसमें मानचित्र में समझाऊं, ये पूरा विश्व का मानचित्र आप देख रहे हैं, महाद्वीप मैंने आपको बता दिए। अब ये देखिए कि महाद्वीप के अंदर, इन सारे महाद्वीपों में जो पर्वत पाए जा रहे हैं, अभी आप ध्यान से सुनिए क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कि ये आपको अभी बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि क्या सारे महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, है ना। तो जो आज पर्वत पाए जा रहे हैं, जैसे आपको अभी कौन से पर्वत का नाम मालूम है, हिमालय। हिमालय सबको पता है ना, यहाँ भारत और चीन के इधर हिमालय पर्वतमाला है। फिर इधर यूरोप में अल्पाइन पर्वतमाला है, इधर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला है, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। तो उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला की दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। जैसे आपको पता है, ये पूरब, ये पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब ये जो रॉकी पर्वतमाला है इधर उत्तरी अमेरिका में, ये रॉकी पर्वतमाला है, इसकी दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण। इसी तरह से साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है इसके पश्चिमी किनारे पर, ये भी नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर, ये साउथ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर, इसका नाम है रॉकी पर्वतमाला, इसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। अब इनकी दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण, इसकी भी उत्तर से दक्षिण। तो विश्व के अंदर जो पर्वत पाए जा रहे हैं आज, उनकी एक दिशा तो क्या, उत्तर से दक्षिण। अब इधर आप देखिए हिमालय पर्वत, इधर आते हैं अपन, हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत और इधर आल्प्स पर्वत। हिमालय पर्वत की क्या हुई, पूरब से पश्चिम, ये भी इधर पूरब से पश्चिम। तो ये पता लगता है कि आज जो संसार में पर्वत पाए जा रहे हैं वो उनका जो विस्तार है वो 2 दिशाओं की ओर है, एक तो उत्तर से दक्षिण, ये दोनों तो उत्तर से दक्षिण, और हिमालय और अल्पाइन पर्वतमाला पूरब से पश्चिम। तो एक तो पूरब से पश्चिम है पर्वत और एक उत्तर से दक्षिण है। अब इन्होंने वैगनर महोदय ने महाद्वीपों का विस्थापन तो बताया ही बताया, उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला की किस तरह से उत्पत्ति हुई। ये मैंने आपको समझाया कि कार्बोनिफेरस युग में सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, उसका नाम था पेंजिया। उसके चारों तरफ जो महासागर था उसका नाम था पैंथालासा। फिर उसके बाद जो पेंजिया था उसका 2 भागों में विभाजन हुआ, उत्तरी भाग कहलाया लॉरेशिया, दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवानालैंड। फिर वापस से जो लॉरेशिया है, लॉरेशिया का 2 भागों में विभाजन हुआ, पूर्वी भाग उसका कहलाता है अंगारालैंड, ठीक है। लॉरेशिया का 2 भागों में पूरा मिलके तो लॉरेशिया, और लॉरेशिया का भी जो पूर्वी भाग है वो कहलाता है अंगारालैंड। अब देखिए दूसरी सिद्धांत की इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए कि धरातल किस किस चीज़ से बना है। आपको मैंने सबसे पहले वाली जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि धरातल के जैसे अपन नीचे चलें तो 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी वाली सियाल कहते हैं, उसके नीचे सीमा है और उसके नीचे नेफे। अब सियाल का मतलब होता है यहाँ पे सिलिकेट और एल्युमिनियम के पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सियाल। सीमा का मतलब है सिलिकेट और मैग्नीशियम के पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं सीमा। और तीसरा नेफे, निकिल और फेरस, लोहे के पदार्थ पाए जाते हैं, धातु पाई जाती है, इसलिए उसको कहते हैं नेफे। तो जो अपनी पृथ्वी बनी है उसके धरातल के नीचे चले, पहली परत कहलाती है सियाल, दूसरी कहलाती है सीमा, तीसरी कहलाती है नेफे। तो ये 3 परतें धरातल के नीचे पाई जाती हैं, मतलब महाद्वीपों के नीचे ये तीनों पाई जा रही हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, महासागरों में ऊपरी वाली परत नहीं पाई जाती। महाद्वीपों में तो तीनों हैं, लेकिन महासागर किससे स्टार्ट होता है, महासागर में ये पहली वाली नहीं है, ठीक है, सियाल नहीं है। सेकंड कौन सी है, सीमा और नेफे। अब इन्होंने जो बताया वैगनर महोदय ने कि किस तरह से ये जो पर्वत बने, यहाँ जो ये पर्वत मैंने आपको बताए थे इसमें विश्व के
मानचित्र में कि इधर रॉकी पर्वतमाला, इधर एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया कि पहले तो इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि भाई जो सियाल है, मतलब जो महाद्वीपीय भाग है, वो बगैर किसी रुकावट के महासागरीय भाग के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। जब भी तो प्रवाह हुआ, जब ऊपरी भाग जो महाद्वीप है वो किसके ऊपर तैर रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं, महासागरों के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से प्रवाह होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि दो प्रवाह जो हुए वो किस किस कारण हुए। फिर इसमें इन्होंने बताया कि जब महाद्वीप पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, पहले तो क्या बताया कि प्रवाह कैसा हो रहा है, बगैर किसी रुकावट के महाद्वीपीय भाग किस पे तैर रहे हैं, महासागर के ऊपर तैर रहे हैं। फिर बाद में इन्होंने जो पर्वतों की उत्पत्ति बताई, उसमें इन्होंने बताया कि जो महाद्वीपीय भाग है वो नीचे क्या कौन सी परत है, महासागरों में सीधा किससे स्टार्ट होता है, सीमा से। तो नीचे वाली परत में जब रुकावट आई, जब ये पीछे इधर की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, तो जो नीचे वाली परत, जैसे अगर अपन किसी चीज को रोक देते हैं तो बीच वाला भाग ऊपर उड़ जाता है। जैसे दो कागज अपन पास लेकर आए, आप करके देखना, तो नीचे से अगर रुकावट होती है तो बीच वाला भाग क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। तो इन्होंने बताया कि पहले तो सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि महाद्वीपीय भाग बगैर किसी रुकावट के महासागरीय भाग के ऊपर तैर रहा है, या इसको यूं कह सकते हैं कि जो सियाल जो परत है, जो कि कहाँ पाई जाती है, महाद्वीपों में, तो सियाल जो है वो सीमा के ऊपर, सीमा किसके कहाँ है, महासागरों में, उसके ऊपर बगैर किसी रुकावट के तैर रहा है। पहले तो इन्होंने ये कह दिया। अब वापस इन्होंने अपने सिद्धांत में एक थोड़ी सी विरोधाभास बात कही कि जब इन्होंने बताया कि किस तरह से पर्वतों का निर्माण हुआ, रॉकीज और एंडीज का, कि भाई जब ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण, सीमा द्वारा रुकावट मतलब जो महासागरीय की तली जिसकी बनी है, महासागर की तली किससे बनी है, सीधी सीमा। सीमा मतलब किसी का नाम नहीं है, सीमा, SIMA, मतलब सिलिकेट के पदार्थ और मैग्नीशियम धातु, ठीक है, सिलिकेट और मैग्नीशियम। इसी तरह से सियाल का क्या मतलब बताया मैंने, सिलिकेट और एल्युमिनियम, और नेफे का क्या मतलब बताया, निकेल और फॉस्फोरस, ठीक है। तो बाद में इन्होंने बताया कि भाई इधर जो उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वतमाला और दक्षिणी अमेरिका के जो एंडीज पर्वतमाला है, इनकी उत्पत्ति क्या होती है, जब महाद्वीपीय भाग किसके ऊपर तैरा था, महासागर के ऊपर। तो क्या हुआ, महासागर द्वारा रुकावट के कारण, मतलब सीमा द्वारा रुकावट के कारण, मतलब नीचे वाले भाग पे रुकावट पैदा हो गई, तो ये इनके जो किनारे हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के, ये मोड़दार पर्वतों में बदल गए। इसी तरह से एक चीज़ और इधर मैं आपको बताऊं कि पहले ये भारत कहाँ था, भारत इधर था, और भारत और इधर इसके एशिया के इधर बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथीस महासागर। ये जो हिमालय पर्वत हैं, इसकी जगह पहले हिमालय पर्वत नहीं थे, क्या थे, टेथीस महासागर। तो जब भारत का उत्तर की तरफ प्रवाह हुआ, तो जो ये टेथीस महासागर है, ये बीच वाला भाग किस में बदल गया, पर्वतों में बदल गया, जो कि हिमालय पर्वतमाला बन गया। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से पर्वतों की उत्पत्ति हुई। अब अपन देखते हैं कि इस सिद्धांत का मूल्यांकन या इसकी जो आलोचना की जाती है। अब सबसे पहले आलोचना तो मैंने आपको बताई कि पहले तो इन्होंने क्या कह दिया कि बगैर किसी रुकावट के, कि महाद्वीप बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं किसके ऊपर, सीमा के ऊपर। लेकिन बाद में इन्होंने क्या बताया कि उत्तरी अमेरिका और पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुआ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो सीमा द्वारा रुकावट हुई, और जो उसके पश्चिमी किनारे थे वो मोड़दार पर्वतों में बदल गए। मतलब उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला बने और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला बने। तो ये इनके सिद्धांत की पहली आलोचना होती है कि भैया पहले तो इन्होंने क्या कह दिया कि बगैर किसी रुकावट के महाद्वीप तैर रहे हैं किसके ऊपर, महासागरों के ऊपर। बाद में इन्होंने क्या कहा कि जो सियाल है, मतलब जो महाद्वीपीय परत है, वो सीमा के द्वारा रुकावट हुई, मतलब नीचे वाले भाग ने क्या किया, अवरोध पैदा किया, तो जो किनारे वाले भाग थे वो मोड़दार पर्वतों में बदल गए। तो पहली तो इनकी सिद्धांत की आलोचना ये हुई। अब दूसरी आलोचना ये हुई बल संबंधित समस्या, मतलब फोर्स, कि जो इन्होंने बताया कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुए, इसमें इन्होंने बताया कि चंद्रमा व सूर्य का ज्वारीय बल उसके अंदर लगा। लेकिन इसकी आलोचना ये की जाती है कि आज जितना बल है सूर्य और चंद्रमा का, जो ज्वारीय बल है, टाइडल एनर्जी है, उसका अगर 90 अरब गुना अधिक बल लगे तो क्या हो सकता है, कोई महाद्वीप का प्रवाह हो सकता है पश्चिम की तरफ। कितना बल लगे, आज जो चंद्रमा और सूर्य का बल है उससे 90 अरब गुना बल, ठीक है। अगर 90 अरब गुना बल लगेगा
तो पृथ्वी की गति ही रुक जाएगी, ठीक है, ना कि महाद्वीपों का प्रवाह होगा। तो दूसरी समस्या इस सिद्धांत में आई बल की। अब तीसरी जो इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि वैगनर ने ये नहीं बताया कि भाई जो पेंजिया का जो विभंजन हुआ या पेंजिया जो पहले टिका हुआ था, जो पेंजिया पहले बना हुआ था, वो किस शक्ति के आधार पर टिका हुआ था। इन्होंने ये तो बता दिया कि भाई पेंजिया का विभंजन चालू हुआ, लेकिन पहले जो पेंजिया टिका हुआ था वो किस शक्ति के आधार पर टिका हुआ था, ये इन्होंने नहीं बताया। फिर इनके सिद्धांत की चौथी आलोचना की जाती है कि ये जो सिद्धांत है ये हर जगह लागू नहीं होता कि हर जगह से महाद्वीप मिलाए जा सके, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज अपन अगर मोटे रूप से देखें तो ये महाद्वीपीय विस्थापन से अपन इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब महाद्वीपों को अगर पास लेकर आए तो सब ये मिल जाते हैं। अगर इस सिद्धांत को ये कहें कि भाई ये एक सिद्धांत सैद्धांतिक न होकर एक कल्पना माना जाए, फिर भी ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है अपन इस घटना से इनकार नहीं कर सकते। आज जो महाद्वीपों की स्थिति अपन देखते हैं तो हमें ये वापस ये चित्र देखिए, इससे पता चलता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी काल में ये सब क्या थे, जुड़े हुए थे। अब ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये हो सकता है पूरी तरह से आज जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं अपन को, ये जो महाद्वीप और महासागर की स्थिति है उसे पूरी तरह स्पष्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अपन इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये सारे जो महाद्वीप हैं जो आज अपन स्थिति देख रहे हैं वो किसी ना किसी कालखंड में 35 करोड़ वर्ष पूर्व सब एक थे, जिसे कहा गया पेंजिया। तो ये आपका हुआ आज महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इस तरह से और भी बहुत सारे सिद्धांत है कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, वो अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।